Unacademy. Let's crack it. Hello friends, my name is Kanish Tayal. I got All India Rank 7 in NEET 2017 and currently I am a final year student at Moranajad Medical College, New Delhi. I welcome you all to our channel Rankers Avenue. So our today's video will be on the topic should I drop 1 year for NEET preparation? Before starting the video, I would like to request to you all कि अगर आपको कोई भी इस वीडियो का पार्ट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी अगर आप हमारी वीडियो आगे आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी जल्दी से उस वीडियो को देख सकें। आप अगर किसी भी इस वीडियो के पार्ट से रिलेट करें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है जो कि हर मतलब जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ उसका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि शुड आई ड्रॉप 1 ईयर फॉर नीट प्रिपरेशन। ये एक बड़ा क्वेश्चन है और ये शायद बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि 15 लाख स्टूडेंट बैठते हैं नीट देने और सिलेक्शन 15 और 20,000 का ही होता है। सो बाकी 13-14 लाख के लिए एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सो बीइंग अ ड्रॉपर अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं ड्रॉप लेने के, क्या क्या फैक्टर आपको कंसीडर करना पड़ता है ड्रॉप लेते वक्त, किन कंडीशन में आपको ड्रॉप लेना चाहिए और किन कंडीशन में आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ड्रॉप लेने के क्या क्या रीजन होते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स जो एक मेन रीजन मैं बताना चाहूंगा जो कि डिफरेंशिएट कर देगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो है कि आपने पिछले ड्रॉप में अपना 100% दिया है या नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने पिछला ड्रॉप लिया था और मैं अपना किसी भी वजह से अपना 100% नहीं दे पाया तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको जरूर ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। रीजन आपके 100% ना दे पाने का कुछ भी हो सकता है कि आप नई जगह पे थे, आप एडजस्ट नहीं कर पाए, आप बीमार हो गए थे, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई थी या एग्जाम डे वाले दिन कुछ भी प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ भी हो। और एक 100% का असेसमेंट कैसे होता है जो हमारे टीचर मुझसे कहा करते थे वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप रिजल्ट के बाद खुद से और अपने पेरेंट्स से आंख मिला के कह सकते हैं ना कि मैंने अपना 100% दिया है तो सच में आपने अपना 100% दिया है। और अगर आपने अपना 100% दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप किसी और फील्ड के लिए बने हैं, फिर आप शायद ड्रॉप ना भी लें तो चलेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि मैंने ये गलती करी है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। एक और पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है कि आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी। जो आपने गलती करी है आपको उसको लेके एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि मैंने ये गलती लास्ट ईयर करी थी, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और अगले ईयर मैं वो गलती नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं 8 आवर्स सोया था पिछले साल और फिर भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि यार 8 आवर तो मेरे लिए जरूरी था, मेरा हेल्दी स्लीप जरूरी है, तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जिस टाइम आप उस 8 आवर या 9 आवर की स्लीप ले रहे थे उस टाइम कोई और स्टूडेंट पढ़ रहा था। सो मेरे हिसाब से वो आपसे ज्यादा डिजर्व करता है उस सीट को और रिजल्ट वाले दिन भी वो आपसे अच्छा रिजल्ट लाएगा। तो बेसिक बात एक और जो दिक्कत आती है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है एक ड्रॉपर को और क्या क्या ड्रॉपर की स्ट्रेंथ होती है। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं हर ड्रॉपर को अपने सजेशन देना चाहूंगा कि हर ड्रॉपर को क्या क्या जो मेरी एडवाइस है मैं वो देना चाहूंगा कि उनको क्या क्या फॉलो करना चाहिए अगर उनको मेरे जैसी एक ईयर में इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो जो मैं पॉइंट हमें फोकस करना चाह रहा था वो है कि ड्रॉपर डिनायल में बहुत ज्यादा जीते हैं, कभी भी अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो जनरलाइज नहीं है, वो है 100 में से 90 स्टूडेंट के लिए, 80 स्टूडेंट के लिए। बिकॉज उन्हें लगता है कि यार मैंने गलती तो करी नहीं तो मैं इम्प्रूव क्या करूंगा। तो आप जितनी जल्दी एनालाइज कर पाएंगे ना कि यार ये गलती हुई है और इसको ऐसे इम्प्रूव करा जाएगा उतनी ही जल्दी आप मतलब अपनी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएंगे। अब बात आती है कि ड्यूरेशन की, मतलब नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन किस टाइम स्टार्ट की जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जिस दिन एग्जाम देते हैं 100 में से 90 to 95 स्टूडेंट को उसी दिन पता चल जाता है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। बिकॉज आजकल हमारे पास हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर कीज होती है और हमें एक रफ एस्टिमेट भी मिल जाता है कि कितने मार्क्स बाकी सबके आने वाले हैं और कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो अगर आप जस्ट बॉर्डर लाइन पे हैं या आप बॉर्डर लाइन से भी नीचे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बजाय कि आप पूरा 1 महीना वेट करके रिजल्ट का वेट करें और उसके बाद
5-10 दिन और डिनाइल में जिए कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। उससे अच्छा है कि आप एग्जाम वाले दिन ही एनालिसिस कर लें कि हाँ यार मार्क्स कम आ रहे हैं या मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, तो शायद इस साल सिलेक्शन ना हो। आप इस डिनाइल से अच्छा मैं मानता हूँ कि आप इस पॉसिबिलिटी को कंसीडर कर लें, बिकॉज आप इससे क्या होगा, अगले 5 दिन में आप अपना माइंड मेकअप बना पाएंगे कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है, और आप अपनी प्रिपरेशन को जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे। बिकॉज इससे आपको पक्का लीडिंग एज मिलेगा, जो कि बाकी स्टूडेंट होंगे जो पूरा मंथ वेट करेंगे रिजल्ट के लिए और उसके बाद करेंगे प्रिपरेशन स्टार्ट, तो उनसे आपको पक्का उनके कंपैरिजन में आपको लीडिंग एज मिलेगा और आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट होगी। और अगर आपका बहुत अच्छी बात है, अगर आपका रिजल्ट में सिलेक्शन हो जाता है, आपने पढ़ाई कर ली थी, तो बुराई कोई नहीं है, बिकॉज पढ़ा हुआ कभी खराब नहीं जाता। अगर आपने 20 दिन एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करी और आपको लग रहा है कि यार उन दिन तो मैं एंजॉय कर सकता था बिकॉज मेरा सिलेक्शन तो होना ही था, तो ऐसा नहीं है। रिजल्ट के बाद भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप उन 20 दिन अच्छे से पढ़ लिए और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप अपने आप ही 20 दिन अहेड आ जाएंगे, और रिजल्ट आने के बाद एक तो आपका टाइम कम वेस्ट होगा और आपका कॉन्फिडेंस पहले से ही बूस्ट अप रहेगा कि हाँ यार मैं मेंटली प्रिपेयर था, मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को भी समझा पाएंगे, बिकॉज वो देख रहे होंगे कि आप पिछले 20 दिन से पढ़ रहे हैं, तो वो इतना समझ जाएंगे कि हाँ इनका इस साल का पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन बच्चा अगले साल के लिए मेहनत करना चाहता है और उसने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो आपकी डेडिकेशन देख के आपको उनसे सपोर्ट भी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, अब अगला क्वेश्चन आता है कि एस्पिरेंट को फर्स्ट ड्रॉप में या सिलेक्शन ना होने के बाद कैसा फील होता है और कैसा कोप अप करना चाहिए। जैसे कि मैं मानता हूं कि देखो, रिजल्ट ना आने पे या सिलेक्शन ना होने पे बुरा लगता है। मेरे को उतना नहीं लग पाया था बिकॉज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा बेस्ट अटेम्प्ट नहीं था, क्योंकि मैं 11th-12th में कोचिंग नहीं ले पाया था। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेरे टाउन में नॉर्मल पैटर्न था कि आप 11th-12th स्कूलिंग कीजिए और फिर ड्रॉप लीजिए और फिर ड्रॉप के बाद सिलेक्शन लीजिए। तो मुझे ड्रॉप नॉर्मल लगता था, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि 12th के बाद भी सिलेक्शन हो सकता है। तो मुझे उतना ज़्यादा मेंटल इम्पैक्ट नहीं आया था। बट एक हाँ, मेरे को एक टेस्ट देके एक एग्जाम्पल मिल गया था कि हाँ मेरा टारगेट क्या है और मैं करंटली कहाँ स्टैंड करता हूँ। बाकी अगर आपने अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करी थी और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको मैं मानता हूं बुरा लगेगा, लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट बताया है कि आप एनालिसिस अगर कर पा रहे हैं, कि हाँ मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं होगा या मैं इस बॉर्डर लाइन पे हूँ, तो आपको एक मंथ या 25 डेज अपने बचा पाएंगे, तो आप उसमें अपनी मेंटली खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि हाँ मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या आप रिजल्ट के लिए वेट करें। मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाएं। उन 20 to 25 डेज को जहाँ पे बाकी सब वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, आप उसको एनालिसिस में यूज कीजिए कि यार मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो मेरे मार्क्स कम क्यों आए, क्या मैंने गलतियां करी, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है। इससे बेसिकली आपको क्या होगा, आप देखोगे जो आपका मेंटल ब्रेकडाउन है वो अपने आप हटता चला जाएगा। आपको अपनी गलतियां पता चलती जाएगी तो आपको पता चलेगा कि कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, और जब आपको अपना इंप्रूवमेंट जोन पता चल जाता है ना, तो आप खुद से मोटिवेटेड होते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ड्रॉपर के साथ होती है, उसको यही नहीं पता होता कि मैंने लास्ट ईयर गलती क्या करी थी, और जब आपको यही नहीं पता कि आपने गलती क्या करी थी तो आप उसको इम्प्रूव कैसे करोगे। तो ड्रॉपर के लिए सबसे मेन टास्क ये होता है कि आपको पता लगाना है कि गलती हुई क्या थी। तो मैं मानता हूं कि अगर आपका मेंटल ब्रेकडाउन हो भी रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप कमबैक जल्दी से जल्दी कीजिए ताकि आप लीड कर पाएं बाकियों के कंपैरिजन में। ओके, अब अगला पॉइंट आता है कि डिसाइडिंग क्राइटेरिया क्या हो कि मुझे ड्रॉप लेना है नहीं लेना। तो मैं ये पॉइंट बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि डिसाइडिंग क्राइटेरिया होता है कि पिछली बार मैंने अपना बेस्ट दिया था या नहीं दिया था। जैसे कि मेरा मानना है कि अगर नीट 2017 में मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो शायद मेरे को ड्रॉप लेने में थोड़ा डर लगता कि यार मैंने काफी अच्छा किया था पिछले साल। हालांकि 100 में से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 में से सिर्फ 2 और 3 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो बिल्कुल एश्योर कर पाएंगे या बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह पाएंगे कि मैंने अपना बेस्ट दिया था। बाकी 90 to 95 ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि हाँ यार कहीं ना कहीं गलती हुई है। बिकॉज आप अपना 100% देंगे तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन 90 to 95 ऐसे होंगे जिन्होंने अपना 100% नहीं दिया।
तो उनको अपनी गलती ढूंढनी पड़ेगी और वही गलती उनका ड्रॉप का क्राइटेरिया बन जाएगा कि हाँ यार, पिछले साल मैं अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो अब मेरा ये क्राइटेरिया है कि अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा, अपना 100% दूंगा और अपना रिजल्ट लूंगा, अपनी सीट लूंगा। तो बेसिकली हर किसी का अपना अपना पर्सनल क्राइटेरिया होता है कि पिछले साल सिलेक्शन ना होने का क्या मैंने ऐसी गलती की थी। बार बार मैं इसी चीज पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ड्रॉपर के लिए गलती पहचानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गलती आखिर हुई क्या है। अगर आप गलती नहीं पहचान पाओगे तो आपको यही हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि मुझे वर्क कहाँ करना है, क्या मेरी वीकनेस थी, क्या मेरी स्ट्रेंथ थी, कहाँ मुझे वर्क करना है, और आप इसके चलते चलते फिर अपने रिजल्ट में इंप्रूवमेंट नहीं देख पाओगे। तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको पता करना है कि मेरी गलती कहाँ हुई है। अब बात आती है कि मेरे रीजन क्या थे ड्रॉप करने के, मैंने रीजन क्यों लिया, मैंने ड्रॉप क्यों लिया। तो मेरा तो मेन रीजन ये था कि मुझे मतलब गाइडेंस नहीं थी कि 11th-12th में प्रिपेयर किया जा सकता है। बाकी मेरा एक रीजन ये भी था कि मुझे लगता था कि शायद ड्रॉप ईयर में मैं बहुत अच्छा अपना बेस्ट पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, शायद कहीं कसर है। अगर मैं ट्राई करता तो शायद नीट 2 में मेरे 520-530 मार्क्स के साथ में कोई पेरिफेरल कॉलेज ले सकता था हरियाणा का। बट मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि यार एक बार तो अपना बेस्ट अटेम्प्ट में ट्राई करूं, एक बार तो मुझे मौका मिलना चाहिए अपना 100% देने का, ताकि मैं खुद को जज तो कर पाऊं कि मैं अपना मेरा पोटेंशियल कितना है। एक और चीज मैं यहाँ पे एम्फेसाइज जो करना चाहूंगा कि हर पर्सन को अपना पोटेंशियल हमेशा एम्फेसाइज करना चाहिए कि क्या ये फील्ड मेरे लिए बनी है, क्या ये एग्जाम मेरे लिए बना है, क्या मेरा बेस्ट इस एग्जाम को निकाल पाएगा। जो कि मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी का बेस्ट, अगर पर्सन अपना बेस्ट देने को तैयार है तो नीट क्या, वो लाइफ का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। तो आपको सबसे पहले अपना पोटेंशियल एनालाइज करना है कि मेरा पोटेंशियल कितना है। आपको पता लगाना है कि मैं 650 वाला पर्सन हूँ या 680 वाला पर्सन हूँ। कई बार आपको प्रॉब्लम आती है अपना पोटेंशियल एनालाइज करने में। जैसे मेरे केस में मैं कई बार बहुत ज्यादा बड़ा नहीं सोच पाता था बिकॉज मैं स्मॉल टाउन से था, लेकिन मेरे टीचर इस मामले में आपके टीचर आपकी मदद कर सकते हैं। मेरे टीचर हमेशा मुझसे कहा करते थे कि तेरी टॉप 10 में रैंक आएगी, तो 670 मार्क्स लगाएगा, तो 680 मार्क्स लगाएगा। तो वो चीज हमेशा मेरे दिमाग में घूमती थी। मुझे उनके सामने तो मैं कहता था कि सर ऐसे कैसे लग जाएगा, मतलब मैं इतने स्मॉल टाउन से हूँ, मेरे पिछली बार 440 मार्क्स थे, इतना इंप्रूवमेंट कैसे करूंगा। लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड में मेरे चलता रहता था कि इन्होंने क्या ऐसा मुझ में देखा जिससे इनको लगता है कि मतलब मैं रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो इसके देख के मैं अपना पोटेंशियल एनालाइज करता था कि हाँ यार, मेरे में पोटेंशियल है, शायद मैं कर सकता हूँ, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती थी। तो आप जितनी जल्दी आप अपना पोटेंशियल एनालाइज कर पाओगे ना, उतनी ही जल्दी आप अपने मैक्सिमम या अपने पीक पे रीच कर पाओगे और उतनी ही जल्दी आप रिजल्ट देख पाओगे। ओके, सो आप अपना क्राइटेरिया डिवाइस कीजिए कि हाँ, मुझे क्या फॉलो करना है या मैं क्या कर सकता हूं जिससे मुझे पता चले कि हाँ, मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। मुझे ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप ईयर में क्या करना है, क्या गलतियां मुझे नहीं करनी, क्या मेरी स्ट्रेंथ है जिसपे मुझे कम टाइम लगाना है, या क्या मेरी वीकनेस है जिसपे मुझे ज्यादा टाइम लगाना है। तो ये सब एक एनालिसिस का पार्ट है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ड्रॉपर को एक बहुत अच्छा एनालिस्ट बनना पड़ता है। बिकॉज एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा जो कंट्रोवर्शियल काफी रहती है कि ड्रॉपर को एंजॉय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़ा ये पॉइंट भी मैं यहीं पे कवर करना चाहूंगा कि आपको देखना है कि आपका कंपटीशन उनसे है जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं, उनका फ्रेश फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड है और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो आपको आपके एनालिसिस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस चीज के लिए कि आप पता लगा पाएं कि आपका कंपटीशन किससे है, आपको कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस चीज को कितना टाइम देना है, ताकि आप उनसे कम्पीट कर पाओ और उनके लेवल का रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओ। अब मैं आता हूं उन पॉइंट्स पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या क्या मतलब एक ड्रॉपर की मिस्टेक होती है, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम होती है, और क्या क्या आप उनमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो, और क्या क्या ड्रॉपर की स्ट्रेंथ होती है, ताकि आप अगर एक ड्रॉपर हो तो आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, मेरा रिजल्ट भी आ सकता है। तो पहले एक पॉइंट जो मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अगर आप एक ड्रॉपर हैं और आपको लगता है कि नहीं यार, बहुत देर हो चुकी है, मैं 11th-12th वालों से कैसे कम्पीट करूंगा, वो तो 2 ईयर तक मेरे दिमाग में भी चलता था कि यार 11th-12th से मैंने तो नॉर्मल स्कूलिंग करी है, वो 11th-12th से कोचिंग ले रहे हैं। कई बार आपको ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो 8th क्लास 9th क्लास से कोचिंग ले रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार तो कब से कोचिंग ले रहे हैं। बट आपको इनको देख के डिमोटिवेट नहीं होना, बस आपको दिमाग में ये लाना है कि मैं 1 साल में उतनी मेहनत करूंगा जितनी इन्होंने 2 साल में करी है,
और आपको अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज करना है कि मुझे पहले से भी काफी कुछ आता है, तो मेरे को बस अपनी वीकनेस पे काम करना है और अपना रिजल्ट निकालना है, बजाय कि ये सोचने की नहीं यार कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना है और उनको सब आता है। ऐसा नहीं है। अगर आपने ड्रॉप ईयर लिया है, आपने पहले प्रिपरेशन करी है, तो आपको पता है, आपको काफी कुछ पता है। बस जो गलतियां हैं आपको वो नहीं दोहरानी, अपनी वीकनेस पे काम करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्रॉपर्स की प्रॉब्लम क्या क्या होती है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो होती है ड्रॉपर की, वो होती है सूडो फीलिंग ऑफ नोइंग एवरीथिंग। मैंने देखा था, जैसे कि मैं आपको अपनी जर्नी से ही बताता हूँ, कि काफी सारे ड्रॉपर्स किसी टीचर की क्लास छोड़ के चले जाते थे कि यार ये टॉपिक तो मुझे आता है। बाद में जब टेस्ट होता था तो उसी टॉपिक में उनके नंबर नहीं आ रहे हैं। तो आपको अपना पता लगाना है कि यार ये टॉपिक मुझे आता है, ये टॉपिक मुझे नहीं आता। जस्ट कि आपने उस टॉपिक को 4 बार सुना हुआ है, आपको सुना सुना लग रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये टॉपिक आता है। ये ड्रॉपर की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, उनको सूडो फीलिंग आती है कि यार मैंने 4 बार काइनेमेटिक्स पहले सुना हुआ है तो मुझे काइनेमेटिक्स आता है। एनालिसिस का साथ पकड़ो और आपको देखना है कि हाँ यार मेरे कितने क्वेश्चन लास्ट टाइम इसके सही हुए थे, कितने क्वेश्चन गलत हुए थे। अगर आपको लगता है कि आपका वो चैप्टर बहुत स्ट्रांग है तो आप क्लास स्किप कर सकते हैं, वरना मैं हमेशा कहता हूं कि क्लास स्किप करने का कोई रीजन नहीं होता। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा चैप्टर स्ट्रांग है तो क्लास को तेजी से निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि वीक है तो पूरी क्लास सुनिए, लेकिन क्लास एटलीस्ट सुनिए एक बार। अगर आपको लगता है कि आपके पास नोट्स हैं तो पुराने नोट्स लेके बैठ जाइए, नए नोट्स मत बनाइए, तब क्लास को सुनिए, लेकिन एटलीस्ट उस क्लास को सुनिए। बिकॉज आपने कुछ तो गलती करी थी ना, तभी तो आप यहाँ हैं। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने गलतियां की है, तभी आपका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके, तो ये सूडो फीलिंग ऑफ नोइंग एवरीथिंग है, उसको हटाना है। और उसको हटाने के लिए सबसे बेस्ट क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया कि कभी किसी टेस्ट को स्किप नहीं करना। टेस्ट आएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि ये मुझे टॉपिक आता है नहीं आता। और प्रैक्टिस मोर एंड मोर एमसीक्यू। जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है या ये टॉपिक मेरा वीक है। आपको खुद को अपने सबकॉन्शियस माइंड से ऐसे ही जज नहीं कर लेना कि मुझे आता है या नहीं आता। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से जज करना है कि हाँ ये टॉपिक मुझे आता है और ये टॉपिक मुझे नहीं आता। ओके, तो मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, उसी के साथ साथ उसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ गाइडेंस। कई बार ऐसा होता है ड्रॉपर घर से ड्रॉप ले रहे होते हैं, या मतलब वो क्रैश कोर्स सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं बिकॉज उनको लगता है कि पहले उनके पास नोट्स वगैरह थे, तो शायद वो कोचिंग ना लें, या कई बार कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरा ऐसा मानना है कि गाइडेंस के लिए आप अपने टीचर्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आप फ्री मेंटर्स ढूंढ सकते हैं, जैसे कि हम आपको गाइड करते हैं। अनअकैडमी में बहुत सारे टीचर्स हैं, आप फ्री लेक्चर्स देख सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। बट गाइडेंस आपके पास किसी की होनी चाहिए। आप खुद से नहीं कर सकते, ये आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। तो या तो आप उस गलती को खुद से एनालाइज कर पाए, या आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको किसी की गाइडेंस लेनी है कि भाई मेरी हेल्प करो कि मेरी क्या गलतियां हुई थी, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। राइट टाइम पे गाइडेंस मिलना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उससे आप अपना इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा देखते हैं। और बेस्ट मेंटर या बेस्ट गाइड होता है मेरे हिसाब से टीचर। अगर आप टीचर या आपको किसी तरह नहीं है तो आप कोशिश कीजिए, आप अपने पेरेंट्स के पास जाइए, या उस फ्रेंड से कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका सिलेक्शन हो चुका है, बजाय कि किसी ऐसे रैंडम सीनियर के जो आपसे सिर्फ ड्रॉप के मामले में बड़ा है, बाकी और किसी मामले में नहीं। तो रैंडम मोटिवेशन या रैंडम मेंटरशिप से अच्छा किसी ऑथोराइज पर्सन से, या जिसको एक्सपीरियंस है या जिसको नॉलेज है उस फील्ड की, उससे मेंटरशिप लीजिए। ओके, तो थर्ड प्रॉब्लम जो होती है ड्रॉपर की, वो होती है शेड्यूल लेस स्टडी। शेड्यूल लेस स्टडी बेसिकली क्या होता है कि ड्रॉपर क्या करता है, जिस दिन जो मन किया वो पढ़ लेता है कि हाँ यार आज ये मन कर रहा है, आज ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, कल वो मन कर रहा था वो टॉपिक पढ़ लेता है। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। यू हैव टू मेक अ शेड्यूल कि हाँ वी हैव टू मेक अ शेड्यूल कि मुझे आज ये टॉपिक कवर करना है, कल मुझे ये टॉपिक कवर करना है। और अगर आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी आपको दिमाग में रखना है कि आपको शेड्यूल लेस स्टडी नहीं करनी, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप एक अच्छा सा प्लान बनाइए, मेक अ गुड प्लान ऑफ योर्स, उसको फॉलो कीजिए। मैं आप पे कोई स्केड्यूल थोपना नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई स्केड्यूल या टाइम टेबल बना के दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं तो आपके पास एक खुद का एक स्केड्यूल होना चाहिए जब आप बेस्ट फिट करते हैं आपकी फैमिली कंडीशन के हिसाब से, कब आपके घर में ज्यादा शोर होता है या कब आपके घर में साइलेंस होती है। उस हिसाब से आप अपना एक स्केड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इन 7 डेज फिजिक्स करनी है, इन 7 डेज बायोलॉजी करनी है। ऐसा अगर आपके पास एक स्केड्यूल होगा तो
तो आपके पास एक डायरेक्शन वाली स्टडी होगी और आप जज कर पाएंगे कि मैं कितना कवर कर पा रहा हूँ। आपने अगर सोचा है कि हाँ ये चैप्टर मुझे 2 दिन में करना है, तो आप अगर 2 दिन उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं 2 दिन में इस चैप्टर को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर आपने बीच में ही पहले दिन के बाद बायो पढ़नी शुरू कर दी तो आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि वो चैप्टर आप कितने दिन में कर सकते हैं। और इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, एंड में जाके जब आप सोचते हैं कि ये चैप्टर मैं 2 दिन में कर दूंगा, बल्कि आपको एक्चुअली 3 डेज लग जाते हैं, तो फिर आपका टाइम कम पड़ने लगता है, आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपको एक पहले से एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे ये करना है, ये करना है, इसके बाद ये करना है। ओके। फोर्थ जो प्रॉब्लम होती है ड्रॉपर की, वो होता है सेल्फ डाउट। बिकॉज आप एक बार फेलियर को टेस्ट कर चुके हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो नहीं कर सकता, पिछली बार भी नहीं हुआ था। सेल्फ डाउट देखो हर ड्रॉपर को आता है, मेरे को भी आया था एक स्टेज पे। बिकॉज लगने लग जाता है कि यार लास्ट ईयर नहीं हुआ था तो इस साल क्या एश्योरिटी है कि हो ही जाएगा। देखो एश्योरिटी तो शायद 100 में से 5% को ही होती है, बाकी 95 अनसिक्योर ही होते हैं। लेकिन बस खेल ये होता है कि आपको अपनी मेहनत पे देखना है कि मैं कितने एफर्ट पुट कर रहा हूँ। एक तो आप सेल्फ डाउट में टाइम पास करते रहो कि यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पूरे दिन आप यही करे जा रहे हो। एक कि आपको सेल्फ डाउट आया तो आपने उसके बारे में सोचने की बजाय आपने सोचा कि यार पढ़ता हूँ तो क्या उससे क्या होगा कि मेरे अगर सिलेक्शन चांसेस 30% से तो मैं उसको 32% पे इंक्रीज करता हूँ, बजाय सेल्फ डाउट में टाइम बिगाड़ने के। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको टाइम को चैनलाइज करना है इफेक्टिवनेस की तरफ। सेल्फ डाउट हटा के आपको ये सोचना है कि हाँ यार अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो सिलेक्शन होगा। इतना सिंपल फंडा है, मैं ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ इस बारे में। तो सिंपल सा फंडा है, बिलीव इन योरसेल्फ कि मेरा उतना पोटेंशियल है, अगर मैं अपना 100% देने को तैयार हूं मेरा सिलेक्शन होगा। सेल्फ डाउट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके। सो अब मैं बात करता हूं अगली गाइडेंस की जो मैं आपको देना चाहूंगा कि गिव यूर सेल्फ टाइम। अगर आपको सेल्फ डाउट आ रहा है तो आप खुद को टाइम दो कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, आप खुद को समझाओ। और नेवर से डाई एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए, नेवर क्विट, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बिकॉज मैंने अपने ईयर में देखा था, मेरे साथ काफी फ्रेंड्स थे जो दिवाली के बाद जिन्होंने गिव अप कर दिया था ड्रॉपर्स की, नहीं यार हमसे तो नहीं होगा, हमसे अब कवर नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप दिवाली तक आपने कंटिन्यू किया है तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि आप अब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे कोचिंग को ड्रॉप भी कर देते हैं तो भी आप जैन फेब में किसी और कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। उस पूरे ईयर एटलीस्ट मई जून तक आप कुछ भी नया नहीं कर सकते। तो जब आपको खाली ही बैठना है तो उससे अच्छा जब आपने आधी जर्नी ट्रेवल कर ही ली है तो उस रास्ते पे आगे बढ़ी जाइए, उस आधी जर्नी को और ट्रेवल करके देख लीजिए। सिलेक्शन नहीं होगा तब भी आपको अगर बीएससी या जहां भी एडमिशन लेना था आप वहां एडमिशन ले ही सकते हैं, लेकिन मिड ईयर में उसको छोड़ने का क्या फायदा। तो आपको क्विट नहीं करना। फिफ्थ जो प्रॉब्लम मैं आपको बताने जाऊंगा जो होती है ड्रॉपर की, वो है डायरेक्शनलेस हार्ड वर्क। कई बार ऐसा होता है, मैंने जैसे देखा है काफी स्टूडेंट को कि वो हार्ड वर्क बहुत करते हैं। मतलब ड्रॉप ईयर आया तो उन्होंने 16 आवर्स 18 आवर्स पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं है। उन्होंने स्केड्यूल भी बना लिया, उनको पता भी है क्या करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता चल पा रहा कि मुझे काम कहाँ करना है। बेसिकली वो डायरेक्शनलेस हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको क्या गाइडेंस देना चाहूंगा कि आपको अपनी वीकनेस एनालाइज करनी है। आप अपनी वीकनेस एनालाइज करिए कि ये मेरी वीकनेस है, ताकि आपको डायरेक्शन मिले कि हाँ मुझे काम इस पे करना है। अब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि वीकनेस, अब मैं आपको यही बताऊंगा कि वीकनेस कैसे एनालाइज की जाती है। तो वीकनेस एनालाइज की जाती है W2 टॉपिक्स की फॉर्म में। W2 टॉपिक्स क्या होते हैं, अब आप ये जानना चाहेंगे। W2 टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक जो आपके वीक भी हैं, जिनकी वेटेज भी है। अब आपको वीक कैसे पता चलता है? वीक आपको पता चलता है कि आपने जो लास्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें आपके उस टॉपिक के कितने क्वेश्चन बन पाए थे। अगर आपको उससे ही पता नहीं चल रहा तो आप उस टॉपिक के फ्रेश क्वेश्चंस कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि आपके उस टॉपिक के क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे। अब आपने देख लिया कि ये टॉपिक मेरा वीक है, तो अब उस टॉपिक को कितना टाइम देना है वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करेंगे पास्ट ईयर्स में उस टॉपिक की कितनी वेटेज रही है। अगर मुझे लग रहा है कि यार एसएचएम मेरा वीक है और मैं देख रहा हूँ कि पास्ट ईयर से एसएचएम का सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं और एसएचएम करने में मुझे 10 से 15 दिन लग रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि एसएचएम को मैं थोड़ा सा पीछे रखूंगा कि 15 दिन देके अगर मैं 2 ही क्वेश्चन एश्योर कर पा रहा हूँ तो ये अच्छी डील नहीं है। ये अच्छी डील नहीं है एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन। अगर आप इनिशियल फेज में हैं तो आप दे सकते हैं टाइम, लेकिन अगर आप एंड ऑफ द प्रिपरेशन में हैं और आप एक चैप्टर पे इतना ज्यादा टाइम दे रहे हैं और आपको गेन नहीं मिल रहा, तो आपको स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है, W2 स्ट्रेटेजी, कि आपको पता चले कि वीक टॉपिक क्या है और वीक टॉपिक पे भी काम उन पे करना है जिनकी वेटेज ज्यादा है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाद में आप उन टॉपिक पे भी आ सकते हैं जिनकी वेटेज कम है, लेकिन पहले उन टॉपिक पे काम करना है जिनकी वेटेज ज्यादा है।
दूसरी चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि हार्ड वर्क का टाइम जा चुका है। सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हार्ड वर्क का टाइम अब जा चुका है, अब टाइम आ चुका है स्मार्ट वर्क का। जैसे कि मैंने आपको एक स्मार्ट वर्क बताया W2 टॉपिक्स का, कि एक तो आप एसएचएम को लेके बैठे रहो 20 दिन तक, फिर आपको लगेगा कि यार 16 घंटे पढ़ा भी था, सर ने कहा था वीकनेस पे काम करना है, तो मेरा एसएचएम वीक था, मैंने वीकनेस पे काम भी किया, मेरा तो इस साल रिजल्ट भी नहीं आया, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो स्मार्ट वर्क भी आपको करना है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी कहाँ गलती हुई थी, उस गलती को ठीक करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, और क्या मेरे पास उतना टाइम है उस गलती को ठीक करने के लिए। अगर आपको लगता है कि एक चैप्टर को छोड़ के जिससे एक क्वेश्चन आ रहा है, उतने ही टाइम में मैं 10 चैप्टर रिवाइज कर पाऊंगा जिससे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि 20 क्वेश्चन के लिए जाइए। लेकिन ये सिर्फ जब के लिए एडवाइस है जब आपके पास टाइम लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि आप ईयर स्टार्टिंग से ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी शुरू कर दें। बिकॉज आप ड्रॉप रहे तो आपके कुछ स्ट्रेंथ भी है, तो आपके पास बेसिकली एडवांटेज है कि आप अपने वीक वाले टॉपिक को थोड़ा ज्यादा टाइम दे सके कंपैरेटिवली, अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक से थोड़ा टाइम चुरा के आप अपने वीक वाले टॉपिक को वो दे सकें। तो आपको बेसिकली हार्ड वर्क तो करना है, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। ओके, अब जो 6th प्रॉब्लम आती है ड्रॉपर की, वो है इररिलेवेंट कंपैरिजन। अगर ड्रॉप ईयर के बाद हमारे दोस्त का सिलेक्शन हो गया और हमारा नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कंपैरिजन कि यार उसका हो गया, उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैंने तो इतना ज्यादा पढ़ा था। या फिर हमारे साथ जो फ्रेंड है अभी ड्रॉप ईयर में, उसका हम रिजल्ट देखे जा रहे हैं कि यार ये तो कम पढ़ता है, ये ज्यादा पढ़ता है, इसका रिजल्ट आता है, मेरा रिजल्ट नहीं आता। तो कंपैरिजन बहुत बुरी चीज है। खुद को खुद से कंपेयर करो, कंपेयर योर सेल्फ विद योर सेल्फ ओनली, एंड ट्राई टू बी योर ओन बेटर वर्जन एवरी डे। इसको हमारे सर हमेशा कहा करते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बोला, और ये वर्ड मैं हमेशा बोलता हूँ, ये पंक्तियां मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं वक्त के कारवां से आगे हूँ, इस बेरहम आसमां से आगे हूँ। मैं वक्त के कारवां से आगे हूँ, इस बेरहम आसमां से आगे हूँ। मैं कल कहाँ था ये तो मेरा खुदा जाने, मैं तो बस इतना जानूं कि मैं कल जहाँ था वहां से आज आगे हूँ। इसका बेसिक मतलब ये है कि आपको एज अ ड्रॉपर एश्योर करना है कि मैं पर डे इंप्रूव कर रहा हूँ। बाकियों से कंपैरिजन ना करने की बजाय खुद से कंपैरिजन करूंगा मैं। एक चीज मैं और आपको एम्फोसाइज करना चाहूंगा कि जो चीज इंपॉर्टेंट होती है मैं उसको कई बार रिपीट भी करता हूँ, तो आपको इरिटेशन भी हो सकती है, लेकिन मैं उसको बार बार रिपीट करता हूँ ताकि उसको पता चले, ताकि आपको पता चले कि वो चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। कई बार मैंने देखा है कि ड्रॉपर्स इररिलेवेंट कंपैरिजन करके अपने रिजल्ट को डाउनग्रेड करते जाते हैं। इसलिए मैं कंपैरिजन में फोकस कर रहा हूँ कि आप इतना भी कंपैरिजन ना करें कि आपका खुद का रिजल्ट डाउन होने लग जाए। खुद को खुद से कंपेयर करें कि हाँ मेरे कल 450 आ रहे थे, आज 454 आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अपनी जर्नी में कि वो आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। तो उससे कंपैरिजन करके खुद में डेली इंप्रूवमेंट देखें आप। ओके, अब बात हो गई वीकनेस की, अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ अ ड्रॉपर, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। आप बस ऐसे ही ना बैठे रहें कि नहीं सिलेक्शन उनका होगा हमारा नहीं होगा। एज अ ड्रॉपर आपकी कई सारी स्ट्रेंथ भी होती हैं, जो जिन मामले में जो फ्रेशर्स हैं वो आपसे पीछे हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँ तो एज अ ड्रॉपर आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या होती है। माई टीचर ऑलवेज यूज्ड टू टोल्ड मी कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा माना जाता है, हमारे ऐसे टीचर भी कहा करते थे कि आप चोटिल हो, आपको उस चीज की इंपॉर्टेंस पता है। अगर आपका सिलेक्शन 4-5 नंबर से छूटा है तो आप जस्ट उस चीज को छू के आए हो, तो आप में वो आग है, उस आग को बस ठंडा नहीं होने देना, आपको उसको यूटिलाइज करना है कि हाँ यार इतना ज्यादा अच्छी मेहनत करूंगा इस साल कि जो पिछली साल अगर मेरे 440 आ रहे थे या 450 आके मुझे कोई कॉलेज मिल रहा था, तो इस साल मैं 600 लाके उससे भी अच्छा कॉलेज लूंगा। आप कर सकते हैं, आपको ये बिलीव करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस से बड़ा कोई टीचर नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। बिकॉज आप कितने ही मॉक टेस्ट दे लो, जो फील एक्चुअल एग्जाम देने में है वो आपको कभी नहीं आएगी। और इस मामले में आप आगे हैं फ्रेशर से, बिकॉज आपने एक बार वो एग्जाम स्ट्रेस फील किया हुआ है, आपको पता है कि एग्जाम सेंटर में कैसा फील होता है। तो अगली बार आप जाओगे तो आपके शायद 2 क्वेश्चन कम गलत हों नीट सेंटर पे, बिकॉज आपने वो स्ट्रेस पहले से फेस किया हुआ है। आपको पता है कि उसको कैसे टैकल करना है, कि हाँ मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा सेंटर पे, सीट पे जाके थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, थोड़ी देर आइज क्लोज करूंगा। या आपको पैटर्न पता है कि पिछले साल मेरे सर्कल फिल होने रह गए थे तो मैं सर्कल ध्यान से फिल करूंगा। आपके पास एक्सपीरियंस है जो कि किसी भी पर्सन का बेस्ट टीचर होता है। अब मैं थर्ड की बात करूं तो वो होता है वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ टाइम है हमारा थर्ड एडवांटेज, कि हमें वैल्यू टाइम की वैल्यू पता है। पिछली साल जो जो हमने गलती करी है हमें पता है कि मुझे बायो को 15 डेज ना देके मुझे 10 डेज देने चाहिए थे, और फिजिक्स को 10 डेज ना देके मुझे 15 डेज देने चाहिए थे। मुझे एग्जाम टाइम में पता है कि मुझे कितना टाइम किस चीज को देना है,
तो मुझे एक रियल टाइम एस्टिमेट है, मुझे टाइम की वैल्यू है कि कितना टाइम किस चीज को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ओके, अब एट द लास्ट मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि मेरे सजेशन क्या हैं आपके लिए। मेरे सजेशन हैं कि ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, वो आपको मोटिवेट करता रहेगा और आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आगी। हैव समबडी एज योर मेंटर, जैसे कि मैंने आपको बताया टीचर आपके बेस्ट मेंटर हो सकते हैं, बट आपके पास बाकी ऑप्शन भी हैं पेरेंट्स जैसे। रियलाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जितनी जल्दी आप रियलाइज कर पाएंगे उतनी जल्दी आप उस पर काम कर पाएंगे। कन्वर्ट योर फ्रस्ट्रेशन एंड सफरिंग इनटू मार्क्स, वो कैसे करना है वो मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने अपनी जर्नी बताई है। मैंने उसको बताया है कि कैसे अपने फ्रस्ट्रेशन और सफरिंग को मार्क्स में कन्वर्ट करें। डू स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क, सिर्फ स्मार्ट वर्क करोगे बात नहीं बनेगी, सिर्फ हार्ड वर्क करोगे बात नहीं बनेगी, दोनों का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन बनाओगे, स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क का पक्का सिलेक्शन होगा। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, उतना अच्छा आप अपने रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखेंगे और उतनी ही आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चल पाएगी और उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला हो कि आपको किस क्राइटेरिया के बेस पे ड्रॉप लेना है, क्या क्या ड्रॉपर्स की स्ट्रेंथ होती है, क्या क्या वीकनेस होती है, क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए इस साल, क्या क्या आपके दिमाग में फैक्टर रहेंगे कि ड्रॉप लेते हो क्या क्या कंसीडर करना है। बाकी आप अपना क्राइटेरिया डिवाइस कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस जज कीजिए और प्रिपेयर कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी पोर्शन अगर आपको वीडियो का पसंद आया तो लाइक बटन को हिट कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आपका फ्रेंड अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बेस्ट पोर्शन या मेरी बेस्ट एडवाइस बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।